नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आरटीआई का थ्योरी देखा था। इस वीडियो में हम आरटीआई से संबंधित 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत गठित केंद्रीय सूचना आयोग की प्रकृति क्या है? ए, एक गैर सरकारी संगठन है। बी, सांविधिक निकाय है। सी, संवैधानिक निकाय है। डी, संवैधानिक और सांविधिक दोनों है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इस आयोग की स्थापना संसद द्वारा पारित विशिष्ट कानून आरटीआई एक्ट 2005 के तहत की गई है, इसलिए इसे संवैधानिक निकाय कहा जाता है। और जो बॉडी संविधान में अनुच्छेद के रूप में वर्णित होती है उसे हम संवैधानिक निकाय कहते हैं। यह संविधान की मूल प्रति में उल्लेखित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटीआई अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत पृथक्करण का सिद्धांत वर्णित है, जो गोपनीय हिस्से को हटाकर शेष जानकारी देने की अनुमति देता है? तो यह आपका ऑप्शन ए है धारा 8, बी है धारा 10, सी है धारा 24, डी है धारा 12। इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 10। धारा 10 यह प्रावधान करती है कि यदि किसी रिकॉर्ड का एक हिस्सा छूट प्राप्त श्रेणी में है तो उसे अलग करके जो शेष जानकारी है आवेदक को दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि सूचना का अधिकार अधिनियम और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के बीच किसी जानकारी को लेकर विरोधाभास हो जाता है तो क्या स्थिति निर्मित होगी? आपका ऑप्शन ए है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 प्रभावी होगा। बी, दोनों कानूनों को रद्द माना जाएगा। सी, आरटीआई अधिनियम की धारा 22 के तहत आरटीआई कानूनी प्रभावी होगा। डी, मामला सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया जाएगा। सही आंसर हो जाएगा सी, आरटीआई अधिनियम की धारा 22 के तहत यह स्पष्ट करती है कि आरटीआई अधिनियम किसी भी अन्य कानूनी नियमों पर प्राथमिकता रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारा 24 के अनुसार यद्यपि खुफिया एजेंसी आरटीआई के दायरे से बाहर है, लेकिन मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी सूचना कितने दिनों के भीतर देना अनिवार्य है? ऑप्शन ए है 48 घंटा, बी है 45 दिन, सी है 30 दिन, डी है 60 दिन। सही आंसर हो जाएगा बी, 45 दिन। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को मानव अधिकार के उल्लंघन से जुड़ी जानकारी 45 दिन के भीतर देना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित सिफारिश समिति में निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं होता है, ये बताना है। आपका ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री, बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी है प्रधानमंत्री, डी है लोकसभा विपक्ष का नेता। सही आंसर हो जाएगा बी, नियुक्ति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, जबकि मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटीआई संशोधन 2019 के बाद सूचना आयुक्तों के कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति के संदर्भ में क्या सत्य है? ए, कार्यकाल 6 वर्ष या 70 वर्ष की आयु है। बी, कार्यकाल 5 वर्ष है और पुनर्नियुक्ति संभव है। सी, कार्यकाल केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर है। डी, कार्यकाल 3 वर्ष या 5 वर्ष की आयु है और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, कार्यकाल है वो 3 वर्ष होता है, मैक्सिमम 45 वर्ष की आयु तक हो सकता है और पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई लोक सूचना अधिकारी सद्भावनापूर्वक गुड फैक्ट कार्य करते हुए कोई सूचना सार्वजनिक करता है जिससे किसी का नुकसान हो जाता है तो उसे धारा 21 उसे किस प्रकार का संरक्षण प्रदान करती है? ए, उसे जुर्माने का भुगतान स्वयं करना होगा। बी, उस पर कोई केस या कार्रवाई नहीं होगी। सी, उसे पद से हटा दिया जाएगा। डी, उस पर केवल विभागीय जांच होगी। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा धारा 21 सुरक्षा कवच प्रदान करती है ताकि अधिकारी बिना किसी कानूनी डर के पारदर्शिता के साथ कार्य कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना शब्द की परिभाषा में से किसे शामिल नहीं किया गया है? ए, फाइल नोटिंग और लॉगबुक, बी, ईमेल और डेटा रिकॉर्ड, सी, किसी अधिकारी की भविष्य की निजी योजनाएं, डी, किसी सामग्री का सैंपल या मॉडल। तो इसमें सी शामिल नहीं है, बाकी सभी चीज़ें शामिल हैं। सूचना का तात्पर्य मौजूद रिकॉर्ड से है, किसी व्यक्ति की भविष्य की निजी सोच या योजनाओं को रिकॉर्ड के रूप में नहीं मांगी जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धारा 23 के अंतर्गत अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए, जिला न्यायालय में दूसरी अपील की जा सकती है। बी, सूचना आयोग के फैसले के खिलाफ कभी भी अपील नहीं की जा सकती। सी, केवल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका ही चलेगी। डी, निचली अदालतों में आरटीआई के आदेशों पर स्टे लगाया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, केवल हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका ही चलेगी। धारा 23 अदालतों के अधिकार क्षेत्र को सीमित करती है, जिससे केवल उच्च न्यायपालिका के संवैधानिक उपचार ही खुले रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटीआई आवेदक शुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, यह पहचानना है। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन 10 रुपये होता है। विदेशी वर्ग को भी इस शुल्क पर विचार प्राप्त करने का हक है। सी, यदि जानकारी समय सीमा के बाद दी जाए तो वह मुफ्त देनी होगी। बीपीएल कार्ड धारकों के लिए शुल्क शून्य होता है। आंसर हो जाएगा बी, विदेशी नागरिकों के लिए आरटीआई केवल
कोई प्रावधान नहीं करता है। आरटीआई केवल भारतीय नागरिकों को अधिकार देता है, विदेशियों को नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।